प्रोफेसर के रूप में। बड़ौदा से आने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि बॉम्बे में राजनीतिक वातावरण गति धारण कर रहा था। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलितों के अस्तित्व को पहचानने लगी थी। हालांकि अभी तक उसने इन लोगों की हालत को सुधारने के काम को अपने कार्य क्षेत्र से पृथक रख छोड़ा था। कांग्रेस द्वारा दलित वर्गों के प्रति अचानक प्रेम दूरस्थ उद्देश्य से प्रभावित था। वह कांग्रेस लीग स्कीम के लिए उनका समर्थन चाहती थी। इस बात पर विचार करने के लिए दलित वर्गों ने नवंबर 1917 में बॉम्बे में 2 सम्मेलन किए। कई प्रस्ताव पास हुए जिसमें 2 मुख्य थे। प्रथम, दलितों ने मांग की कि अछूतों के हितों की रक्षा सरकार द्वारा होनी चाहिए और द्वितीय, कांग्रेस लीग स्कीम को अपना समर्थन प्रदान किया जाए। सभाओं में इस बात पर वक्त दिया गया कि अछूतों पर लादी गई अयोग्यताओं को समाप्त किया जाए, स्वर्ण हिंदुओं के हाथों में राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित न की जाए और अछूतों को अधिकार दिए जाएं कि वे अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने। प्रथम सम्मेलन के समय डॉक्टर अंबेडकर सौतेली मां की मृत्यु के शोक में थे। वह उसमें इसलिए भी भाग नहीं लेना चाहते थे कि उस सभा का आयोजन कांग्रेस द्वारा करवाया गया था। यद्यपि द्वितीय सभा उनके विचारों के अनुकूल थी, पर वे उसमें भाग लेने के पक्ष में नहीं थे। शांत एवं संकालु प्रवृत्ति के थे। स्वर्ण हिंदुओं द्वारा चलाए गए अछूतोद्धार आंदोलन के वे मूलतः विरोधी थे। यही कारण है कि उन्होंने उपयुक्त सभाओं में भाग नहीं लिया। वे समय की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि सही रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकें। वे अभी से राजनीति में उलझना नहीं चाहते थे। स्वतंत्र रूप से कुछ कमाना चाहते थे ताकि जीविका का साधन निश्चित हो जाए। वकालत करने का विचार उनके मन में था। वकालत से वह पैसा कमाते और अपने लोगों से मिल भी सकते थे। लंदन के ग्रेज इन में कानून की अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने की उत्कंठा उनके मन में थी। उसे पूरा करने के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ थे। एक पारसी सज्जन की सहायता से उनको 2 विद्यार्थियों के ट्यूशन प्राप्त हुए। साथ ही साथ उन्होंने स्टॉक्स और शेयर के व्यापारियों को सलाह देने का ऑफिस भी कायम कर लिया। उससे एक अच्छी आय की संभावना थी। शीघ्र ही सभी व्यापारियों को पता लग गया कि भीमराव अछूत हैं। उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। फलतः उनको वह ऑफिस बंद करना पड़ा। कुछ समय तक एक पारसी सज्जन के यहाँ पत्र व्यवहार एवं हिसाब किताब रखने का कार्य करते रहे। इस प्रकार वह जीविका कमाने में संलग्न रहे। सम्यक आजीविका तथा समाज सेवा के प्रति उनकी अटूट आस्था बनती गई। साल 2 साल तक भीमराव यूं ही कष्टों और परेशानियों में जीवन व्यतीत करते रहे। पारिवारिक खर्च किसी न किसी तरह चलता रहा। उन्हें दुख इस बात का था कि लंदन जाकर अध्ययन करने का समय धनाभाव में व्यर्थ ही नष्ट हो रहा था। पैसा कमाना चाहते थे पर कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा था। उसी समय उन्होंने ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल की पुस्तक रिक्रिएशन ऑफ सोसाइटी का रिव्यू इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी की पत्रिका में दिया। भीमराव ने इस बात की प्रशंसा की कि समाज का पुनरुत्थान वास्तव में समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों को सही सही समझने पर ही संभव हो सकता है। इन्हीं दिनों उन्होंने अमेरिका में लिखा अपना प्रबंध कास्ट इन इंडिया, एक और नया ग्रंथ स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रिमेडीज भी लिखकर प्रकाशित कराया। ये पुस्तकें उनको इतना धन नहीं दे पाई जिससे वह लंदन जाकर अपना अधूरा अध्ययन समाप्त करते। इन तमाम बौद्धिक क्रियाओं के मध्य उनका जीवन रूपी जहाज अच्छी तरह नहीं चल रहा था। अधिकतर वह अपना समय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाकर व्यतीत करते थे। उनके मन में मुख्य प्रश्न लंदन जाकर विद्यायन करने का घूम रहा था। एक दिन उन्होंने सुना कि बॉम्बे के सरकारी सिडेनहोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर की जगह खाली है। उन्होंने उस स्थान के लिए आवेदन पत्र दिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस कॉलेज की स्थापना बॉम्बे के भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहोम के नाम पर हुई थी। भीमराव का परिचय उनसे लंदन में पहले ही हो चुका था। उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखकर यह प्रार्थना की कि वह उनकी नियुक्ति की सिफारिश कर दें। लॉर्ड सिडेनहोम ने ऐसा ही किया। उधर उनका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया। फलतः 11 नवंबर 1918 में 450 रुपए मासिक वेतन पर सिडेनहोम कॉलेज में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। परिवार के सभी सदस्य तथा मित्र लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनको भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि वे अब लंदन जाने का प्रश्न आसानी से हल कर सकते थे। उसी समय डॉक्टर के बड़े भाई आनंद राव कई दिनों से बीमार पड़े हुए थे। प्रोफेसर होने के पश्चात उन्होंने आनंद राव को हवा पानी बदलने और अच्छी दवा दारू करने के लिहाज से उनकी ससुराल में भेजा, परंतु समय पक्ष में न था। आनंद राव का वहीं पर देहांत हो गया। आनंद राव के कारण डॉक्टर अंबेडकर घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। सारी देखभाल वही किया करते थे। उनकी मृत्यु से परिवार सहित डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा दुख हुआ। फिर भी
अपनी नई नियुक्ति को सफल बनाने में जुट गए। दुख सुख का यह संगम उनके जीवन की अनेक घटनाओं में से एक था, जिसका उन्होंने शांत चित्त रहकर सामना किया। प्रारंभ में भीमराव को विद्यार्थियों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। स्वर्ण हिंदू छात्रों एवं उन विद्यार्थियों को जो उच्च समाज से आए थे, कोई अछूत प्रोफेसर क्या पढ़ा सकता था। अधिकांशतः छात्र उनकी कक्षाओं से कतराते थे, किंतु उनका आकर्षक व्यक्तित्व, गहन अध्ययन और रोचक विवेचना शक्ति से विद्यार्थी धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। वे कुछ ही दिनों में बड़े लोकप्रिय प्रोफेसर बन गए। अब स्थिति यह हो गई कि अन्य कॉलेज के बहुत से विद्यार्थी आज्ञा लेकर उनकी कक्षाओं में आने लगे। उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स इतने पर्याप्त होते थे कि अर्थशास्त्र की अन्य पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन भीमराव की अपनी विद्वता हिंदू भेदभाव से उन्हें मुक्त करने में समर्थ न हो पाई। सिडेनहोम विद्या मंदिर में भी छुआछूत का विषाक्त वातावरण बना हुआ था। कुछ गुजराती हिंदू प्रोफेसर ने अंबेडकर द्वारा स्टाफ के लिए रखे गए बर्तन में से पानी पीने पर ऐतराज किया। भीमराव को बड़ा दुख हुआ कि इतने पढ़े लिखे व्यक्तियों में भी ऐसा अमानुषिक भेदभाव विद्यमान है। अध्यापन कार्य उनके लिए साधन मात्र था, साध्य नहीं। वे छुआछूत, जाति एवं धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचारों पर अपमानों का मूल कारण ढूंढना चाहते थे। अछूत होने की अनुभूति एवं पीड़ा से वे भली भांति परिचित हो गए थे। वे अपने लोगों से संपर्क बढ़ाने में व्यस्त भी रहने लगे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने श्री पी बालू द्वारा क्रिकेट खेल में ख्याति प्राप्त करने पर उनका अभिनंदन करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। भीमराव ने इस सभा की सफलता के लिए काफी भागदौड़ की। तत्पश्चात उन्होंने श्री बालू के लिए बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सदस्यता का प्रयास किया और अछूतों की संख्या के अनुसार एक स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। इसी बीच महाराष्ट्र में कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज अपनी रियासत में अछूतोद्धार आंदोलन चला रहे थे। वे दलित वर्गों में शिक्षा प्रसार, उनकी सामाजिक अयोग्यताओं को मिटाने तथा उन पर हो रहे अत्याचारों को कम करने में बड़ी दिलचस्पी लिया करते थे। वे जाति व्यवस्था तथा पंडा पुजारियों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व से उन्हें मुक्त कराना चाहते थे। महाराजा ने बहुत से अछूतों को अपने प्रशासन में रखा, उन्हें वकालत करने की सनदें दी और जनता में उनके साथ भोजन भी किया। महाराज ने अछूत छात्रों की निःशुल्क शिक्षा, रहने का स्थान तथा भोजन दिया। उनके हाथी का चालक एक अछूत ही था। सन 1919 में भीमराव ऐसे दयालु महाराज के संपर्क में आए। श्री दत्तोबा पवार ने उनसे परिचय करवाया। महाराज इस उत्साही होनहार से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। उधर डॉक्टर अंबेडकर ने साहू महाराज की सहायता से अछूतों का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए 31 जनवरी 1920 को मूकनायक नामक मराठी पाक्षिक पत्र प्रारंभ किया। यद्यपि वे उस पत्र के अधिकृत संपादक नहीं थे, पर पत्रिका का सारा कामकाज वे ही करते थे। किस प्रकार हिंदू वातावरण उनके विरुद्ध था, यह इस तथ्य से समझा जा सकता है कि मूकनायक के प्रकाशन का विज्ञापन लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी ने प्रकाशित नहीं किया। उस समय तिलक जीवित थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। मूकनायक के संपादक महार जाति के श्री पांडुरंग नंदराम भटकर थे। पत्रिका के प्रथम 13 अंकों में भीमराव ने ही अग्रलेख लिखे थे। उन्होंने पत्रिका का उद्देश्य बतलाते हुए उसके माध्यम से हिंदू समाज की बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि हिंदू समाज एक ऐसी मीनार के समान है जिसमें अनेक मंजिलें हैं, पर उनमें प्रवेश के लिए कोई द्वार नहीं है। व्यक्ति उसी मंजिल में दम तोड़ेगा जिसमें वह पैदा हुआ। हिंदू समाज ब्राह्मणों, अब्राह्मणों और अछूतों में विभक्त है, और उन विद्वानों पर उन्हें दया आई जिन्होंने लिखा कि ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, पर व्यवहार में सभी एक दूसरे को नीच ऊंच अथवा छूत अछूत मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दुख प्रकट किया कि शिक्षा को केवल उच्च वर्गों, विशेषकर ब्राह्मणों की ही बपौती बना दिया गया है। अतः दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे व्यापक प्रयत्न किए जाएं कि उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न हो और वे अपने मानवीय अस्तित्व को पहचानें। उन्होंने इन लोगों की सामाजिक स्वतंत्रता तथा समानता के लिए जोरदार वकालत, जिसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अभी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि हिंदू समाज की बुराइयों पर पूर्णतः प्रहार करते। वे प्रोफेसर का काम कर रहे थे। उनके शास्त्रागार में सबल हथियारों की कमी भी थी। वे अपने को समाज में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। 21 मार्च 1920 को कोल्हापुर रियासत के माड़ गांव में उनकी अध्यक्षता में दलितों की एक सभा हुई, जिसमें छत्रपति साहू महाराज ने भी भाग लिया और अपनी देववाणी में कहा, भाइयों, आज आपको डॉक्टर अंबेडकर के रूप में अपना रक्षक नेता मिला है। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी छुआछूत की बेड़ियों को अवश्य
तोड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, जैसा कि मेरी अंतरात्मा कहती है, एक समय आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर अखिल भारत के नेता बनेंगे, जिसकी वाणी में प्रभाव एवं प्रसिद्धि होगी। निश्चय ही साहू महाराज का कथन सत्य सिद्ध हुआ। सभा के बाद सहभोज हुआ, जिसमें साहू महाराज, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर अंबेडकर और अन्य अछूत भाइयों ने भाग लिया। उस समय इन अवसरों का अत्यधिक महत्व हुआ करता था। मई 1920 में एक और परिषद नागपुर में बुलाई गई, जिसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा तथा उत्साह था। साहू महाराज ने उस अखिल भारतीय बहिष्कृत अछूत परिषद की अध्यक्षता की। परिषद की एक कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, दलित समाज की प्रगति में बाधक कोई भी संस्था या व्यक्ति हो, वह चाहे दलित समाज का हो या स्वर्ण हिंदू समाज का, उसका तीव्र निषेध करना चाहिए। तत्पश्चात डॉक्टर साहब ने कर्मवीर शिंदे की निरर्थक योजना पढ़कर सुनाई, जिसमें शिंदे साहब ने यह प्रस्ताव रखा था कि अछूत प्रतिनिधियों को ना तो सरकार नियुक्त करे और ना ही अछूत मतदाता उनको निर्वाचित करें, बल्कि अछूत प्रतिनिधियों का चुनाव विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य करें। मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार योजना के अंतर्गत लॉर्ड साउथबरो की अध्यक्षता में मतदान कमेटी के समक्ष शिंदे साहब ने यह विचार रखा था। बॉम्बे सरकार ने साउथबरो कमेटी के सामने अछूतों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए शिंदे और भीमराव को नियुक्त किया था। भीमराव ने शिंदे के विचार का कड़ा विरोध किया और उसे समस्त अछूत समाज का अपमान बतलाया। परिषद में बोलते हुए भीमराव ने कहा कि अब अछूतों को अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने दलितों के मन में अथाह उत्साह का संचार किया, जिसे दलितों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नागपुर में हुई यह परिषद दलित आंदोलन में एक नया मोड़ था, क्योंकि उसमें सभी वक्ताओं ने अछूतों के स्वावलंबन तथा आत्मसम्मान की आवश्यकता का अनुभव किया। भीमराव का दृष्टिकोण यह भी था कि स्वर्ण हिंदू अछूतोद्धार के लिए कितना ही कड़ा परिश्रम करें, वे अछूतों के मन एवं व्यथा को नहीं जान सकते। इसी कारण वे उन संस्थाओं के विरुद्ध थे जिन्हें स्वर्ण हिंदुओं ने दलितों के कल्याण हेतु प्रारंभ किया था। नागपुर सभा में भीमराव को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां से उन्होंने अछूतों की दृष्टि को पहले से चल रहे डिप्रेस क्लासेस मिशन से हटाकर अपनी ओर मोड़ लिया। उन्होंने दलित जातियों के लोगों से अनुरोध किया कि वे संगठित हो जाएं, ताकि अन्याय और अत्याचार का सामना अच्छी तरह किया जा सके। भीमराव की रुचि पूर्णतः अछूतोद्धार में विकसित हो गई, पर उन्होंने अभी तक विधिवत कार्य प्रारंभ नहीं किया था। वे अपने अधूरे अध्ययन को पूरा करने के लिए लंदन जाने की टोह में थे। भीमराव 11 नवंबर 1918 को सिडेनहोम कॉलेज में अस्थायी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उनके साथ उसी कॉलेज में श्री MC छांगला भी अस्थायी प्रोफेसर थे। श्री छांगला की राजनीति में बड़ी रुचि थी, अतः वे राजनीति एवं सरकारी कॉलेज दोनों में साथ साथ काम नहीं कर सकते थे। श्री छांगला को राजनीति में भाग लेने कारण पुनः नियुक्त नहीं किया गया। श्री छांगला ने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रयास करते हुए उनका उदाहरण प्रस्तुत किया कि वे भी तो राजनीति में भाग लेते हैं। श्री छांगला की तो पुनः नियुक्ति नहीं हुई, पर डॉक्टर अंबेडकर को भी उन्हीं के कारण नियुक्ति नहीं मिल पाई। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह अच्छा ही हुआ, अन्यथा न जाने कब तक उस नौकरी में फंसे रहते और संभवतः लंदन यूनिवर्सिटी में पुनः विद्यायन की अवधि समाप्त हो जाती। इस प्रकार वे 5 जुलाई 1920 को अपनी नौकरी से निवृत्त हुए और लंदन जाने की व्यवस्था में जुट गए।